हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। जावास्क्रिप्ट का चैप्टर है दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में आपको टास्क दिया गया था, यानी कि ये वाला टास्क दिया गया था। सबसे पहले तो यहाँ का कोड हटा देता हूँ स्क्रिप्ट का। सबसे पहले आप टास्क देख लीजिए जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में दिया गया था। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको टेक्स्ट एडिटर बनाना था, यानी कि कोड एडिटर आपको इस तरीके से बनाना था यहाँ पर। तो जो डिजाइनिंग है, सबसे पहले डिजाइनिंग का पार्ट समझिए। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया कोड एडिटर 1.0। यहाँ पर आ जाइए जरा बॉडी में, यानी कि जो आपको यहाँ पर कोड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस तरीके से समझना है। तो मैंने पेज को मिनिमाइज किया। ये देखिए कोड एडिटर सॉफ्टवेयर 1.0 जो लिखा गया ये चीज़ है ना। इसको मैंने सबसे पहले H1 से लिखा था, यानी कि H1 का यूज किया था इसके लिए। और उसके बाद मैंने क्या किया था, CSS में इंटरनल CSS का यूज किया था। और CSS के अंदर मैंने H1 को सिलेक्ट करके इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर इसका जो मतलब व्हाइट कलर दिया था, पैडिंग दिया था, मार्जिन 0 कर दिया था, फॉन्ट फैमिली, उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर इसमें दिया था। इससे क्या हुआ था, यहाँ पर इतना ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ एस्ट्रिक सिलेक्टेड है। एस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपका सारा एलिमेंट, यानी कि जितने भी टैग होंगे HTML में सब सेलेक्ट हो जाएंगे एस्ट्रिक से। और सभी में हमने बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन 0 रख दिया है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दिया। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए लगाते हैं ताकि किसी किसी एलिमेंट में अगर आप पैडिंग लगा रहे हो तो उसका पैडिंग लगाने की वजह से उसका हाइट विद ना बढ़े, यानी कि जो एक्चुअल हाइट विद है उससे अगर वो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब कहो अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दोगे उसकी जगह पे, तो उसका जो एक्चुअल हाइट विद है उससे बड़ा नहीं होगा वो। ठीक है, उतना ही बड़ा रह जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद देखिए, यानी कि यहाँ पर आउटपुट में इस तरीके का एक डिब्बा बनाया गया। ये आपका एक डिब्बा है, बीच में भी आपका एक डिब्बा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बटन स्टोर्ड है। तो तीन डिब्बे बनाने हैं आपको सबसे पहले। एक तो लेफ्ट वाला, उसके बाद बीच वाला यानी कि सेंटर वाला, उसके बाद राइट वाला। तो देखिए जरा, पेज को ओपन करेंगे, यानी कि जो पेज है इसके अंदर फील्ड सेट बनाया गया। फील्ड सेट क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। ये देखिए आपका लेफ्ट पेज हो गया, पेज सेंटर हो गया, और पेज राइट हो गया। इस तरीके से ये आपका लेफ्ट पेज है। लेफ्ट पेज में सबसे पहले देखिए एक तो फील्ड सेट है आपका। तो यहाँ पर जब टेक्स्ट एरिया यानी कि फील्ड सेट को ओपन करेंगे, उसके अंदर देखिए लीजेंड लीजेंड लगाया गया। लीजेंड नाम का एक टैग होता है। अगर इसको हम हटा दें, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लें, तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा था ये अब नहीं दिखेगा, यानी कि टाइप कोड या रिलोड करेंगे तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये लेजेंड के थ्रू ही आता है, यानी कि लेजेंड के थ्रू ही आता है। कंट्रोल जेड करेंगे और जो फील्ड सेट होता है वो आपका इससे ये बॉर्डर बनता है, यानी कि ये जो चारों साइड से बॉर्डर दे के ये बनता है फील्ड सेट से। तो इसको भी डिजाइन किया गया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया गया। तो देखिए सबसे पहले पेज, उसके बाद पेज लेफ्ट। तो पेज लेफ्ट में पहला फील्ड सेट आपका, तो ऊपर की तरफ आएंगे तो देखिए पेज को सबसे पहले डिजाइन किया गया होगा, यानी कि जो पेज है उसमें विद 100% हाइट 90 VH और पैडिंग दे दिया गया 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद पेज लेफ्ट को सिलेक्ट किया गया, उसमें विद 43% हाइट इतना बॉर्डर ये दे दिया गया, यानी कि देखिए बॉर्डर कलर। उसके बाद फ्लोट लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 14 पिक्सल और पैडिंग 10 पिक्सल इस तरीके से दिया गया। तो बॉर्डर का कलर आ गया और इस तरीके से डिफाइन किया गया। ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज लेफ्ट आपका सेलेक्टेड है, उसके अंदर से टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट किया गया, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया है उसको भी डिजाइन करना था थोड़ा। तो उसमें क्या दिया है, विद दिया गया 100% हाइट, 100% बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल दिया गया, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, यानी कि टेक्स्ट का जो कंटेंट होगा ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा, इसलिए टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट रखा गया। ठीक, उसके बाद लेजेंड को सिलेक्ट किया गया। लेजेंड में फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ और फॉन्ट वेट बोल्ड और बॉर्डर का जो कलर है वो दे दिया गया। इसी तरीके से आपको काम करना है। उसके बाद पेज सेंटर को सिलेक्ट किया गया, यानी कि इस वाले डिप को, नीचे आइए जरा, ये जो आपका पेज सेंटर जिसमें डिप में क्लास लगा हुआ है इसको सिलेक्ट किया गया। और इसमें जो है क्या लगाया गया, देखिए पेज सेंटर में सबसे पहले विड्थ दे दिया गया 5% और हाइट 100%, फुल वेट लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये तो लगाने से क्या होता है, इसके अंदर ये जो बटन है, यानी कि इसके अंदर देखिए एक बटन है, तो वो जस्टिफाइंग कोऑर्डिनेट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर लगाने से यहाँ का जो कंटेंट होगा ये बटन सब बिल्कुल सेंटर में आएगा, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों साइड से सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट वाला का फील्ड सेट है, तो लास्ट वाले फील्ड सेट में लीजेंड लगाया गया और यहाँ पर लिखा गया रिजल्ट विंडो, यानी कि ये रिजल्ट विंडो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर में इस तरीके से बॉर्डर बन के आता है और बॉर्डर के अंदर आपको कुछ भी लिखना है तो ये समझिए कि आपको फील्ड सेट का यूज करना है। लेकिन जो फील्ड सेट है उसको उसके अंदर लेजेंड का यूज करोगे तब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकोगे, यानी कि इसको आप लिख पाओगे। अब इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हो, आप कहीं पर भी इसको लेफ्ट राइट में आगे पीछे कहीं पर भी दिखा सकते हो, इससे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट फोर कोड लिखा गया पहले से, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, ये है वो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। इस तरीके से मैंने हटाया। इसमें रिजल्ट आईडी है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट को इनेबल करना है। अब हमारा सिचुएशन क्या था, सिचुएशन ये है दोस्तों कि यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे, यानी कि यहाँ का कोड निकालेंगे और रन कोड पे क्लिक करके इसको हम रन करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्लिक करके
और यहाँ पर इसको प्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो भी इसका आउटपुट होगा वो यहाँ पर शो होगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको बटन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली ही बताया था किस तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके वहाँ पर ऑन क्लिक लगाना है। अभी तक हम यहाँ पर बटन में जाते थे और ऑन क्लिक लगाते थे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर जाके ऑन क्लिक का यूज करते थे और यहाँ पर किसी भी फंक्शन को कॉल करते थे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब हमने सीख लिया है कि जावास्क्रिप्ट में कैसे ऑन क्लिक लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, बटन की जो आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को इस तरीके से इनेबल करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो आपका बटन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जरा रन बीटीएन इस नाम से वेरिएबल बनाइए और यहाँ पर जो आपका रन बीटीएन है वो, यानी कि जो रन बीटीएन आईडी है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के साथ गेट एलिमेंट बाई क्वेरी सिलेक्टर, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करिए इस तरीके से, और आपका जो बटन है उसको आईडी के साथ सेलेक्ट कर लीजिए, यानी हैश लगा के आपको रन बीटीएन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें टर्मिनेट यहाँ पर करना है, उसके बाद रन बीटीएन पे ऑन क्लिक लगाना है। तो रन बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इस तरीके से आप लगा सकते हो। कॉल बैक देके यानी कि एनोनिमस फंक्शन बनाना है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नाम ना हो, तो इस तरीके से लिखिए और यहाँ पर आप अलर्ट लिख सकते हो। तो देखिए अलर्ट हो गया, यहाँ पर जाके मैं रिलोड करके और क्लिक करूंगा इस पे तो अलर्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर अलर्ट नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करके देखेंगे क्या एरर है। कंसोल में भी कोई एरर नहीं है और ना ही अलर्ट हो रहा है। एक बार कंट्रोल आल करिए और रिलोड करके मैंने फिर से क्लिक किया, कोई भी एरर नहीं है और ना ही कोई, ये देखिए ऑन क्लिक का स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो CLIC का होगा, इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे और रिलोड करके फिर से टेस्टिंग करेंगे, क्लिक करेंगे तो अब हमारा अलर्ट होने लगा, यानी कि हम आगे काम कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाइए, या तो आप क्या करिए यहाँ पर एरो फंक्शन बना देंगे, तब भी आपका अलर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप एरो फंक्शन बनाएंगे तब भी आपका यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो देखिए अलर्ट आपका यहाँ पर हो रहा है अभी भी। तो एरो फंक्शन बनाइए, या इस तरीके से आप ना कॉल करके, अगर आप ना इस तरीके से नहीं कॉल करना चाह रहे हो तो आप क्या करिए, रन बीटीएन का यूज करिए, उसमें जो है ऐड इवेंट लिसनर का यूज करिए, यानी कि रन बीटीएन डॉट ऐड सॉरी यहाँ पर लिखेंगे रन बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, है ना, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको रन बीटीएन के लिए ऐड इवेंट लिसनर को डिफाइन करना, तो ऐड इवेंट का ई जो है कैपिटल रहेगा, इस तरीके से लिखेंगे, और लिसनर इस तरीके से आपको लिख देना है, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, यहाँ पर लिसनर इस तरीके से लिख के उसके बाद कॉल बैक देना है। तो इवेंट लिसनर में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको क्लिक डिफाइन करना है इस तरीके से, और कॉल बैक देके आप चाहे तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया इस तरीके से। इसके बीच में लास्ट में जाकर टर्मिनेट करेंगे सबसे पहले, और इंटर प्रेस करके यहाँ पर अलर्ट लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने अलर्ट लिखा और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। अभी क्या होगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे और क्लिक करेंगे तो अभी भी आपका जो है इंस्पेक्ट करके देखेंगे कोई एरर है। ये देखिए कंसोल में क्या एरर आ रहा है कि ऐड इवेंट लिसनर इज नॉट डिफाइन, इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि जो आप यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर लिख रहे हैं ये एक फंक्शन नहीं है। एक काम करिए, इसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रहा है, मेरे ख्याल से डबल डी रहेगा। एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अब अलर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डी रहेगा, यानी कि इवेंट लिसनर में यहाँ पर डबल डी रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा और क्लिक किया तो ये देखिए अलर्ट हो रहा है, यानी कि अब हमारा इस तरीके से लिखें, या पहले से जिस तरीके से आपने लिखा था रन बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो दोनों तरीका आपका सेम है, किसी को आपको सोचना नहीं कि किसका यूज करना। आप चाहें तो एरो फंक्शन बनाइए, या आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाइए, दोनों ही कोड आपका सही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि ये वाला तरीका हटा देता हूँ, मैं ये वाला तरीका यूज करने वाला हूँ। अब हमारा दूसरा सिचुएशन क्या है दोस्तों, यानी कि ये जो कोड है यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोड निकालेंगे, तो ये कोड निकालने के लिए आपको टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो ऊपर वाला आपका फील्ड सेट है उसको ओपन करिए, और ये देखिए टेक्स्ट एरिया है, इसमें कोड नाम की आईडी है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो स्क्रिप्ट में यहाँ पर आ जाइए और जरा लेट एक वेरिएबल बनाइए। अच्छा, यहाँ पर हमने लेट कीवर्ड डिफाइन नहीं किया था, तो एक काम करिए, यहाँ पर लेट भी, यहाँ पर भी लेट को डिफाइन कर दीजिए, और यहाँ पर कोड EL इस नाम से जरा एक कांस्टेंट बना लीजिए। तो कोड एलिमेंट मतलब इसका मतलब हो गया कोड एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोड EL इस तरीके से बनाया, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, और जो आपका कोड आईडी है जिसमें लगा हुआ उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो हैश लगा के कोड को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अब जरा अगर पेज लोड होते ही आपने यहाँ पर वैल्यू निकाला, यानी कि जो उसकी वैल्यू है उसको डायरेक्ट रीड कर लोगे यहाँ पर, तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू को रीड कर लिया। ठीक है, पेज लोड होते ही मैंने वैल्यू को रीड किया, और कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में जो कोड एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दिया। तो अभी क्या आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आएगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करेंगे तो कंसोल में आपका रिजल्ट मिल रहा होगा, यानी कि रिलोड करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू नहीं मिला। तो एक काम करिए, जरा कोड एलिमेंट को मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया है, वैल्यू यहाँ पर लगाया हैश कोड क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिलोड करिए फिर से। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी कोई इशू हमें मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कोई एरर है क्या, देख लेते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा।
अच्छा देखिए, इसमें जो है 2-3 ऑप्शन होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर क्लिक रहेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा इस तरीके से, ठीक है? तो कभी भी आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है या तो यहाँ पर क्लिक करके रखना है। देखिए कंसोल में हमारा इसका वैल्यू निकला और यहाँ पर आ गया। तो ये जो वैल्यू है उसका उसको कहाँ हमें डालना है? इसमें डालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, इस वाले एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट है उसको भी सिलेक्ट करिए। तो उसमें जो है आईडी का वैल्यू है रिजल्ट, कॉपी करिए और यहाँ पर अब इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ इस लाइन को और यहाँ पर मैं हमारा जो रिजल्ट एलिमेंट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। तो रिजल्ट ईएल के नाम से कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जिसकी आईडी रिजल्ट है उसको मैंने सेलेक्ट करके इसमें रखा। बस कुछ नहीं करना है, क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रिजल्ट एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट। अगर आप इनर टेक्स्ट का यूज करते हो, यानी कि यहाँ पर अगर आपने इनर टेक्स्ट लिख दिया इस तरीके से, टेक्स्ट इस तरीके से, सॉरी टेक्स्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपने जो वैल्यू निकाली यानी कि कोड एलिमेंट उसका वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, रिलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा और यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इनर टेक्स्ट की जगह यहाँ पर इनर एचटीएमएल का यूज कर लें, यानी कि यहाँ पर अगर हम इनर एचटीएमएल का यूज कर लें तो अब क्या होगा, ये जो टैग आ रहा था अब ये प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि एज अ टैग ये यहाँ पर डायरेक्ट टैग नहीं आएगा, अब ये प्रोसेस होके आएगा। तो जरा रिलोड करिए और क्लिक करिए, ये देखिए अब ये प्रोसेस हो गया, यानी कि जो भी वहाँ पर कंटेंट लिखा था H1 से वो यहाँ पर लिख के आ गया। तो ये डिजाइन होके क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए H1 के लिए जो CSS का कोड है वो हमने ऊपर ही कर रखा है, इसलिए H1 हमारा डिजाइन होके आ रहा है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। अब नीचे आ जाइए थोड़ा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी हमने पहले ही पेज लोड होते ही हमने वैल्यू निकाला है और यहाँ पर रख लिया है, ठीक है? तो क्लिक करने पे यहाँ पर जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके साथ कुछ नया डेटा, यानी कि जैसे मैं S2 का यूज़ करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर H2 का मैंने इस तरीके से यूज़ किया और यहाँ पर मैं S2 को क्लोज कर दूंगा सबसे पहले और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जस्ट फॉर कोड, ठीक है? मैंने जस्ट फॉर कोड इस तरीके से लिखा है यहाँ पर। इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके, और क्लिक करेंगे तो देखिए आपका सिर्फ H1 आएगा, H2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जरा इंस्पेक्ट करिए और कंसोल में जाइए, देखिए क्या हो रहा है अभी। जब आपने यहाँ पर H2 लिखा तो देखिए सिर्फ H1 आ रहा है, H2 नहीं आ रहा है, क्योंकि पेज लोड होते ही आपने डेटा को रीड कर लिया। जरा रिलोड करिए, पेज लोड होते ही आ गया, ठीक है? यहाँ पर जब अब इसके आगे अगर कुछ भी लिखा गया, यानी कि इस H1 के बाद अगर आप कुछ भी आप लिखोगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका पेज लोड होते ही डेटा निकल रहा है। कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ योर कोड इज हियर। तो कभी भी याद रखना है आपको, पेज लोड होते ही किसी भी इनपुट फील्ड का, यानी कि चाहे वो इनपुट फील्ड हो, चाहे वो टेक्स्ट एरिया हो, चाहे वो ऑप्शन का टैग हो, यानी कि सेलेक्ट टैग हो, तब भी आप कभी भी आपको पेज लोड होते ही वैल्यू नहीं निकालना है। सिर्फ आपको पेज लोड होते ही सेलेक्ट करना है एलिमेंट को, यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखाना है, यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसमें चला जाएगा। अब इस एलिमेंट के अंदर से जहाँ पर यूज करेंगे इस एलिमेंट को, उसके अंदर से वैल्यू कीवर्ड को एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कीवर्ड यहाँ पर एक्सेस करना है। इससे क्या होगा कि जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार उसकी वैल्यू निकलेगी। रिलोड करिए जरा इस तरीके से। अभी मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर मैं इसके नीचे यहाँ पर लिखूं, कंट्रोल भी करूं, यानी कि जो जस्ट फॉर कोड मैंने यहाँ पर लिखा था उसको मैंने फिर से लिखा, क्लिक करूंगा तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जस्ट फॉर कोड आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे अगर हम यहाँ पर इनपुट फील्ड भी बनाए इस तरीके से, यानी कि इनपुट नाम का कोई फील्ड बनाए तो इनपुट, और यहाँ पर मैं टाइप में रख देता हूँ इस तरीके से, सॉरी इनपुट टाइप इक्वल टू मैं कलर कर देता हूँ। तो किसी भी तरह का आप अब फील्ड बना सकते हो। तो इसमें बस इतना ही लाइन का कोड है, यानी कि इस जावास्क्रिप्ट में इतना ही लाइन का, यानी कि इस वाले पेज में, यानी कि इतना बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही लाइन का कोड करना है। तीनों एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया का डेटा निकालना है और इनर एचटीएमएल को थ्रू अपने, यानी कि इसमें डाल देना है टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है? अब देखिए जरा रिलोड करेंगे इस तरीके से। आप सपोज करो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है इसके अंदर मैं कुछ और यहाँ पर मैं ऐसे ही कर करता हूँ और यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख देता हूँ इस तरीके से। मैंने ऐसे लिख दिया रिजल्ट फिलहाल, ठीक है? मैंने रिजल्ट इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर और रिलोड करके यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, क्लिक करेंगे तो देखिए पहले से यहाँ पर रिजल्ट था, ठीक है? अभी क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट चला जाएगा और इसके जगह पर नया डेटा आएगा। तो कभी भी आपको अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर, जैसे इसी के अंदर हम इनर एचटीएमएल कर रहे हैं ना, तो इनर एचटीएमएल अगर आप इसके अंदर लगा रहे हो तो पहले से अगर जितना भी चाहे जितना डेटा होगा इसमें, अगर आपने इस तरीके से इक्वल टू करके असाइन कर दिया कुछ भी, तो वहाँ का पूरा डेटा रिमूव होगा। जैसे अभी रिजल्ट लिखा होता है तो रिजल्ट रिमूव होता है, उसके जगह पे नया डेटा आ जाता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रीवियस डेटा है वो भी रह जाए तो आपको यहाँ पर प्लस इक्वल टू लिखना है, यानी कि अगर आप ये चाह रहे हो कि प्रीवियस डेटा भी आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाए तो आपको प्लस इक्वल टू का सिंबल देना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्लस इक्वल टू लगाना है, इस तरीके से प्लस लिखना है उसके बाद इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर आपको एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक है? क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट भी रहेगा, उसके नीचे ये भी आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखोगे फिर से जरा S2 का यूज करके तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो भी आप लिखोगे वो आ जाएगा। तो अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको प्रीवियस डेटा भी चाहिए तो यहाँ पर आपको प्लस इक्वल्स टू लगाना होगा। तो ये सब प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया अभी जस्ट। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जब आपकी स्टार्ट होगी तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपका छोटा छोटा प्रोजेक्ट चल रहा है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी, इन सब चीज़ों को तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है? तो प्लस इक्वल टू बस याद रखना है
कि किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को अगर आपको रोकना होगा, यानी कि पहले से अगर ये है, अगर आप चाहते हो ये भी पहले से रहे और जो नया डेटा आ रहा है वो भी आ जाए, तो आपको यहाँ पर प्लस इक्वल टू का सिंबल देना है। अगर आपने सिर्फ इक्वल टू दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से जो डेटा इसमें है वो चला जाएगा और नया डेटा इसके जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही इस टेक्स्ट एडिटर में था, यानी कि इसको इस कोड एडिटर में बस इतना ही कोड करना था। आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया चैप्टर बनाते हैं जरा, यानी कि यहाँ पर आ जाइए, फिर से कंट्रोल एन करिए और कंट्रोल एस कर लीजिए जरा। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, जहाँ पर ये पेज है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ch-11.html एक्सटेंशन में सेव करूँगा इसको। इसी से मैंने सेव किया और यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल दूंगा, यहाँ पर चेंज कर देंगे तो JS और यहाँ पर लिख दिया ch-11। इस तरीके से यहाँ पर जरूर चेंज कर दिया करिए, आप लोग चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों में डॉक्यूमेंट लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H1 का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो टास्क से रिगार्डिंग था। अब हम अपना चैप्टर थोड़ा देखेंगे, यानी कि कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर कोड लिखा और इस पेज को मैं कंट्रोल ओ करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने राइट के लिए क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया, यानी कि यहाँ पर ये ओपन हुआ। ठीक है, अब सपोज करो इसके नीचे मैं एक और इनपुट फील्ड बना देता हूँ। यहाँ पर मैं और को कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, तो एक काम करिए, जरा बटन बनाइए और यहाँ पर मैंने क्लिक लिखा है इस तरीके से। ठीक है, क्लिक मी, इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो देखिए बटन भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाइए और स्क्रिप्ट टैग को इनेबल कर लीजिए, यानी कि जो स्क्रिप्ट टैब है उसको इनेबल करिए और जो बटन है आपका उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो बीटीएन नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूँगा इस तरीके से, और जो बटन है हमारा उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो क्वेरी सिलेक्टर आपको लिखना है याद से इस तरीके से, और यहाँ पर जो बटन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए जरा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी बीटीएन में, यानी कि जो बीटीएन इसी में ऑन क्लिक लगाना है इस तरीके से आपको। तो आप चाहें तो एरो फंक्शन का डिफिनेशन कीजिए, यानी कि इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर मैं कुछ और समझाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर अभी देखिए मैंने इस तरीके से डिफिनेशन किया है और यहाँ पर एक और फंक्शन का डिफिनेशन अभी मैं थोड़ी देर में करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर अलर्ट का यूज करिए इस तरीके से जरा। मैंने अलर्ट का यूज किया और यहाँ पर मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डिफिनेशन इस तरीके से करते हो, यानी कि बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इसके डिफाइन करते हो, तब भी आपका अलर्ट हो जाएगा। मैंने फंक्शन यानी कि यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर भी मैं अलर्ट ही लिख रहा हूँ, तब भी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने कमेंट किया, रिलोड करिए जरा और क्लिक करिए, देखिए अलर्ट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए अलर्ट हो गया, अभी भी अलर्ट हो रहा है। तो मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि दिस कीवर्ड समझाना चाह रहा हूँ। तो जब आप फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाते हो और यहाँ पर कंसोल और लॉग में जरा दिस को पास करिए। दिस नाम का कीवर्ड बहुत बार यूज होगा आपके प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको मैंने फंक्शन के यानी कि फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बना के और यहाँ पर दिस को लिखा है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर देखिए फंक्शन कीवर्ड है, यहाँ पर कोई भी एरो फंक्शन नहीं है, और जब फंक्शन कीवर्ड के साथ आप फंक्शन बनाते हो और यहाँ पर दिस लिखते हो तो क्या मिलता है, जरा रिलोड करिए इस तरीके से और इंस्पेक्ट कर लीजिए जरा। मैंने इंस्पेक्ट किया और कंसोल में जाएंगे, क्लिक करेंगे इस पे, तो देखिए क्या आया, वही बटन आया जिस पे आपने क्लिक किया था। यानी कि दिस लिखने का मतलब क्या हुआ कि आप उस बटन को मतलब रिटर्न करना चाह रहे हो, यानी कि रीड करना चाह रहे हो जिस पे इवेंट लगा हुआ। तो इवेंट किस पे लगा हुआ, इस बटन पे लगा हुआ, यानी कि ये वाला जो बटन है इस पे इवेंट लगा हुआ, तो यही पूरा बटन आपका दिस के थ्रू निकल के आ जाएगा। लेकिन ये दिस आपका इसमें नहीं काम करेगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये दिस यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलर्ट की जगह पे कंट्रोल वी। तो फंक्शन कीवर्ड के साथ तो ये दिस काम कर जाएगा, बटन आ जाएगा। लेकिन अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो वहां पर कैसे बटन को लाओगे वो समझिए जरा। रिलोड करके क्लिक करेंगे तो देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा इस तरीके से, इसमें आप समझ नहीं पाओगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एरो फंक्शन है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो तरीका बताता हूँ। लेकिन अगर आपका फंक्शन कीवर्ड के साथ कुछ भी आपने बनाया है तो आपको दिस तरीके, यानी कि जो बटन होगा अगर उसको रिटर्न करना पड़ा फ्यूचर में तो आप दिस से रिटर्न करोगे जब फंक्शन कीवर्ड बनाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको जिस पे इवेंट लगा हुआ है, जैसे इस बटन पे इवेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर कैसे उस बटन को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इसको कमेंट करिए। यहाँ पर रिटर्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इवेंट को रिसीव करना, जैसे मैं कंट्रोल एट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको इवेंट को रिसीव करना है। इवेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी नाम से पैरामीटर दे देंगे इस तरीके से। तो पैरामीटर आपका किसी भी नाम से हो सकता है, एच हो गया, आई हो गया, किसी भी नाम से हो गया। लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर अगर कोई भी पैरामीटर देते हो तो उसमें इवेंट ही आपका आएगा, इसलिए यहाँ पर ई नाम से पैरामीटर देंगे इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ई ही दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख दोगे तब भी उसमें आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर इवेंट को जरा प्रिंट करिए, यानी कि ई को प्रिंट कर दीजिए कंसोल डॉट लॉग में। अब देखिए क्या आ रहा है, रिलोड करिए और यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए क्या आया, पॉइंटर इवेंट। इस पे जब आप इसको ओपन करेंगे, नीचे की तरफ जब आएंगे तो देखिए नीचे की तरफ जब आएंगे, टारगेट नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, सॉरी टारगेट नाम का एक प्रॉपर्टी होगा। अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तो बटन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए जरा और इवेंट के अंदर से डॉट टारगेट को एक्सेस कर लीजिए, जो टारगेट है उसको एक्सेस करिए।
अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, फिर से क्लिक करिए, देखिए अभी आपका बटन आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर एरो फंक्शन का जब आप यूज करेंगे तो बटन को जब आप यानी कि जब एरो फंक्शन के अंदर आप चाह रहे हो कि जिस पे इवेंट लगा हुआ है, अब जरूरी नहीं है कि बटन पे ही इवेंट लगा हो, आप इस पे भी इवेंट लगा सकते हो, यानी कि जो आपका H1 है इस पे भी आप इवेंट वगैरह लगा सकते हो, यानी कि H1 पे भी क्लिक करने पे आप H1 को रिटर्न कर सकते हो। कैसे, जरा यहाँ पर बटन सेलेक्टेड है, आप एक काम करिए H1 को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका H1 आ जाएगा, यानी कि जिस पे भी इवेंट लगा होगा, अगर आपको उस एलिमेंट को रिटर्न करना है तो अगर आपने एरो फंक्शन बनाया है तो उस एलिमेंट को ऐसे रिटर्न करेंगे। अब इसको कमेंट करिए, यहाँ पर इसको ओपन करिए, अगर आपने फंक्शन कीवर्ड बनाया है तो एलिमेंट को ऐसे रिटर्न करेंगे, यानी कि दिस लिखेंगे, रिलोड करके और H1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका H1 आ जाएगा। यही इवेंट अगर बटन पे लगा होता है, यानी कि अगर यहाँ पर किसी भी इवेंट पे आप, यानी कि किसी भी एलिमेंट पे आप लगा सकते हो, अगर यहाँ पर इनपुट फील्ड भी होता है इस तरीके से, सपोज करो मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड ही बना देता हूँ इस तरीके से और टाइप में टेक्स्ट ही रखता हूँ। अब यहाँ पर इनपुट फील्ड है, आप चाह रहे हो फील्ड पे जैसे क्लिक करूँ यहाँ पर इवेंट यानी कि इनपुट फील्ड आ जाए, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो इनपुट को सिलेक्ट कर लेना और जो इवेंट है वो इनपुट पे लगाना है, तो यहाँ पर इनपुट आ जाएगा और इनपुट पे आपने बेसिकली यानी कि क्या किया, ऑन क्लिक लगाया, रिलोड करके जरा इनपुट फील्ड पे क्लिक करिए, इस तरीके से यहाँ पर इनपुट आ गया, यानी कि जिस पे भी इवेंट लगा होगा उसको रिटर्न करना है। तो अगर आपने फंक्शन कीवर्ड लगाया है तो दिस के साथ रिटर्न करेंगे, लेकिन अगर आपने एरो फंक्शन बनाया है तो उसमें जो है इवेंट को यानी कि रिटर्न करने का तरीका कुछ ये होगा। सबसे पहले आपको पैरामीटर के थ्रू इवेंट को रिसीव करना है, उसके बाद इवेंट के अंदर से टारगेट नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर लेना है, तो आपका जो यानी कि जिस पे इवेंट लगा होगा वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो बहुत बार आपको प्रोजेक्ट में ऐसा करना पड़ता है कि आपको जिस पे इवेंट लगा है उस एलिमेंट को रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज, देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट फील्ड बनाया और यहाँ पर टाइप में मैं नंबर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने नंबर किया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर बटन है सेलेक्टेड, यहाँ पर मैं बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से बटन यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, मैंने बटन लिखा। उसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इनपुट फील्ड को भी सिलेक्ट कर लूंगा। तो एक काम करता हूँ, जरा इनपुट के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पर मैं इनपुट लिख दूंगा, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी का यूज कर लेता हूँ या किसी का भी यूज कर लीजिए, टेस्टिंग करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसी का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हटाऊंगा, इवेंट को भी हटा देंगे, अगर कोई भी काम नहीं है तो यहाँ पर इवेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अलर्ट में जरा इस तरीके से पास करता हूँ इनपुट टाइप, यानी कि इनपुट की जो वैल्यू है वो पास करता हूँ, इनपुट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इनपुट डॉट वैल्यू यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर आके रिलोड करेंगे इस तरीके से। इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि अलर्ट में डिफाइंड है। यहाँ पर आके मैंने कुछ नंबर डाला इस तरीके से और यहाँ पर क्या करूंगा, इसको यहाँ पर क्लिक करने पे अलर्ट कर लूंगा, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने नंबर डाला वो अलर्ट हो गया। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं 20 लिखूं और प्लस उसके साथ 20 को जोड़ूं, तो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर आप इसके साथ क्या करिए, प्लस लगा के कौन यानी कि 20 को जोड़ दीजिए, ठीक है, मैंने 20 को यहाँ से जोड़ा। अब रिलोड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए 20 आपका यहाँ पर 20 आया, लेकिन यहाँ पर अगर हम 20 लिखें और प्लस वो वाला 20 तो 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 20 आ गया। तो यहाँ पर अगर आपका माइनस होता तब काम कर जाता है, यानी कि अगर आपका माइनस होता तब काम कर जाता है। यहाँ पर देखिए रिलोड करेंगे और यहाँ पर मैंने 20 लिखा और 20 माइनस 20 कितना होगा, जीरो, तो जीरो आ गया। लेकिन प्लस के केस में क्यों नहीं काम कर रहा है, यानी कि प्लस के केस में ये क्यों नहीं काम कर रहा है, तो देखिए प्लस का जो सिंबल होता है वो दो जगह पे यूज होता है, एक तो आपका ऑपरेशन के लिए भी यूज होता है, दूसरा आपका कॉन्केट करने के लिए भी यूज होता है। जैसे आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं लिख के बताता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मैंने इस से यूज किया और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने लिखा योर नेम इज, सॉरी मैंने लिखा योर रोल इज, यानी कि रोल नंबर इज, इस सेक्शन में लिखना चाह रहा हूँ रोल नंबर, योर रोल नंबर, इस सेक्शन लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इज, इस सेक्शन लिखता हूँ और यहाँ पर प्लस लगाता हूँ सिक्स से और इसके साथ नंबर को कॉन्केट करता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 इस सेक्शन मैंने कॉन्केट किया। तो अभी क्या होगा, आप जरा रिलोड करिए, सेक्शन मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर तो ये आएगा, लेकिन योर रोल नंबर इज 1 2 3 4 ये आ गया, इसके साथ कॉन्केट किया गया, नंबर को प्लस लगाया गया यहाँ पर। तो प्लस लगाने का मतलब क्या हुआ, इसके साथ स्ट्रिंग भी है और यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा भी है। तो जब आप यहाँ पर प्लस लगाओगे, अगर आगे स्ट्रिंग आ रहा होगा तो उसको कॉन्केट करेगा, यानी कि उसके अंदर उसको आगे उसको जोड़ेगा, ना कि उसके लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यही चीज यहाँ पर भी सीन हो रहा है दोस्तों, कि जब आप यहाँ पर चेक करें, जब भी किसी भी स्ट्रिंग के साथ आपको किसी भी चीज को कॉन्केट करना होगा तो प्लस ऑपरेटर के साथ आपको कॉन्केट करना है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग है आपका और इसके आगे आपको ये नंबर दिखाना था कि 1 2 3 4 आ जाए। जैसे अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं होता, ये सपोज करो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं होता, मैंने कंट्रोल यहाँ पर मैं टर्मिनेट करता हूँ और यहाँ पर अगर स्ट्रिंग नहीं होता ये चीज, मैं इसको हटा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने 10 कर दिया और यहाँ पर मैंने 10 कर दिया। तो अगर स्ट्रिंग नहीं होता ये चीज, दोनों ही नंबर है, तो अब क्या होता है, ये जोड़ने का काम करता है। देखिए क्लिक करेंगे तो जैसे ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10 + 10 20 हो गया। लेकिन अगर इसके पहले कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग है तो उसमें कॉन्केट करेगा इस नंबर को, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ तो अब क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के साथ इसको कॉन्केट करेगा, वही चीज यहाँ पर हो रहा था। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग,
ठीक है, ये स्ट्रिंग है, उसके साथ 20 कॉन्केट हो गया। तो एडिशनल जो होता है, यानी कि एडिशनल ऑपरेटर जो होता है वो कॉन्केट के भी काम आता है और ऑपरेशन के लिए भी काम आता है, यानी कि आपको अगर जोड़ना है तब भी आपको यहाँ पर प्लस का सिंबल देना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी एडिशनल ऑपरेटर काम आता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो कैसे स्ट्रिंग है वो कैसे पता चलेगा, एक काम करिए, इसको कंट्रोल एक्स करिए और टाइप ऑफ नाम का एक फंक्शन कॉल करिए। टाइप ऑफ नाम का जो फंक्शन हमने कॉल किया ये प्री डिफाइंड है, इसके अंदर अपना वैल्यू दे दीजिए, जो भी आपका वैल्यू है। तो ये क्या बताएगा कि ये कैसा वैल्यू है, नंबर है या स्ट्रिंग है, क्या है ये बताएगा। ठीक है, रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने नंबर ही लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसका नंबर ही लिख रहा हूँ, लेकिन क्लिक करेंगे तो देखिए इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रिंग लिख के आया। तो आपको क्या पता चला कि जो आपने टाइप लिखा है, यानी कि जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, भले ही आपके देखने में नंबर है लेकिन वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव किया जा रहा है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके, इसको हटा देते हैं। यानी कि इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके पहले या तो आप प्लस लगा दीजिए, इस तरीके से आप यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। जरा यहाँ पर लिखिए कुछ भी और क्लिक करिए तो देखिए नंबर अब आ जाएगा, है ना, यानी कि ये नंबर हो गया। आप दूसरा तरीका क्या है इसको कन्वर्ट करने का, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ से हटाइए, उसके लिए नंबर फंक्शन को कॉल कर लीजिए, यानी कि प्रॉपर एक नंबर फंक्शन होता है नंबर में किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी अब क्या आ जाएगा, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर कुछ डेटा डालेंगे इस तरीके से और क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप भले ही टाइप इसका नंबर कर दो, इसमें नंबर ही इनपुट फील्ड ले, लेकिन अगर आपने इसको चेंज नहीं किया तो इसमें बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही आता है। ठीक है, तो देखिए, तो दो तरीका है किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का, या तो आप नंबर फंक्शन का यूज करिए, या तो आप क्या करिए, जो आपका स्ट्रिंग है उसके पहले प्लस ऑपरेटर का यहाँ पर इस तरीके से यूज कर लीजिए, यानी कि कंट्रोल जेड करेंगे और यहाँ पर इसके आगे प्लस ऑपरेटर कर देंगे, तब भी इससे क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए नंबर हो गया। ठीक है, अब यही चीज हमें अगर प्लस ऑपरेटर नहीं लगाते, चलो मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया है और इसके साथ मैं यहाँ पर 20 को कौन यानी कि जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रिलोड करके और यहाँ पर मैंने 20 लिखा है इस तरीके से और क्लिक करूंगा तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, नंबर आ रहा है। तो टाइप ऑफ से बाहर करना होगा इस चीज को आपको, यानी कि जो टाइप ऑफ फंक्शन इसके बाहर कर दीजिए, इसके मैंने इस तरीके से बाहर किया, रिलोड करेंगे और यहाँ पर मैंने लिखा 20 और क्लिक करेंगे तो देखिए 40 इस तरीके से आ गया, यानी कि दोनों जुड़ गया। लेकिन यही जो आपका नंबर में कन्वर्ट करने का चीज है, यानी कि यहाँ पर अगर एडिशनल ऑपरेटर नहीं होता आपके नंबर के आगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये कॉन्केट करता है, यानी कि आप क्या करेगा 20 इस तरीके से आ जाएगा, ये जोड़ेगा नहीं, इसको कॉन्केट करेगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो उसके पहले या तो प्लस लगा दीजिए या तो आप उस डेटा को नंबर फंक्शन के अंदर रख दीजिए। तो इतना आपको समझना है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर मैंने 20 लिखा है इस तरीके से और क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा 40 आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर आपको दिक्कत हो कुछ भी पूछना है तो जरूर पूछ लेना, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।